हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं एसए का पहला टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने जो है एसए का इंट्रोडक्शन दिया था केवल, और आज से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एग्रीकल्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे केवल, इसमें अदर कंट्रीज़ के एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। देखिए, जो एग्रीकल्चर है ना, कृषि, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, और एक टर्सरी सेक्टर होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में से जो पहला क्षेत्र होता है वो प्राइमरी सेक्टर, उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। और उसी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन आता है? एग्रीकल्चर आता है। इंडिया जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का से तात्पर्य ये है कि भारत में बहुत लंबे समय तक कृषि की प्रधानता दी गई है और दी जाती रही है। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर कार्यों में ही लिप्त है और अभी भी है। उसके अलावा एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अभी हमने बोला कि जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज रखती है खुद को। तो ये डाटा है 42.74% लगभग वर्कफोर्स ऐसा है। वर्कफोर्स मतलब होता है कार्यबल। कार्यबल मीन्स ऐसे एज ग्रुप से है जो कार्य करने में समर्थ होते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये 15 से 59 साल के बीच वालों को वर्कफोर्स कहा जाता है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे 15 से 64 वालों को कहा जाता है, कहीं कहीं पे आपको जो है मतलब अलग अलग वो मिलेंगी कि वर्कफोर्स में कौन कौन कैटेगरी में कौन कौन एज ग्रुप वाले आते हैं। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में 42.74% के आसपास पॉपुलेशन ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर कार्यों में लिप्त है, इंगेज है। उसके अलावा एग्रीकल्चर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, इस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो लगभग 17% के आसपास है। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी से तात्पर्य ये होता है, ये इकोनॉमिक टर्म है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें जो है वो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 17% के आसपास है। उसके अलावा एक और फैक्ट है इसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, वो ये है कि एग्रीकल्चर सेकंड लार्जेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइडर है। मींस जीविका का साधन, मतलब इंडिया में सेकंड पोजीशन पर है एग्रीकल्चर, जो ज़्यादातर लोगों के लिए जीविका का साधन है। तो हम इसको इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को, ये हमने इन्फॉर्मेशन इसलिए बताई कि ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। ये इंडिया एक एग्रीगेरियन कंट्री है, कृषि प्रधान देश है। उसके अलावा 42.74% जो है वो कार्यबल जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज है। उसके अलावा 17% जो है लगभग कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का जीडीपी में। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है वो सेकंड लार्जेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइडर है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब एसए वगैरह आप लिखेंगे तो एसए में सॉरी, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको क्या होगी, डालनी होगी। आप इसको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पे अपनी सुविधा के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है यूनियन बजट 2018 जो आया था। 2018 में टारगेट रखा गया था, केंद्रीय बजट 2018, इसमें टारगेट रखा गया था कि 2022 तक क्या करना है, जो फार्मर्स की इनकम है उसको क्या करना है, दोगुनी करनी है। किसानों की आय को क्या करना है, किसानों की आय को दोगुनी करना है। कब तक करना है, 2022 तक। ये गवर्नमेंट का टारगेट है। ये केंद्रीय बजट जो 2018 आया था उसमें जो है ये टारगेट रखा गया है, एम बनाया गया है। लेकिन देखिए ये एम किस हद तक फुलफिल होता है, कहाँ तक नहीं होता है, क्योंकि इसी बीच मान चलिए आप 6 महीने 7 महीने से आपका कोविड-19 लॉकडाउन वाला भी इम्पैक्ट इस पर देखने को मिलेगा। तमाम स्कीम्स वगैरह जो थी और गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज़ जो थी वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की कहीं न कहीं पूरा जो बजट एलोकेशन था उसमें भी कुछ दिक्कतें आई हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव ये पूरा होता है या नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा था 2018 के जो है अपने केंद्रीय बजट में। नेक्स्ट इसमें है कि कुछ जैसे आप कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही, जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित कोई मान लीजिए एस्से आया तो बहुत लोग क्या होते हैं कि कोट्स का यूज़ करते हैं, कोटेशंस यूज़ करते हैं। कोटेशंस में बहुत लोग यूज़ करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि करंट के जो टॉपिक होते हैं वहाँ से रिलेट करके, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर से संबंधित मान लीजिए यूनियन बजट में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट आई है उसको वहाँ पे कोट कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि
कोट्स को यूज कर देते हैं। इन कोटेशंस को क्या होगा कि ये कोटेशंस कहीं बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप अपने जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमने एक कोट्स लिखा है, ये है स्वामीनाथन जी का है, एम.एस. स्वामीनाथन सॉरी एम.एस. स्वामीनाथन जी का है। इन्होंने कहा था कि इफ़ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट इन द कंट्री। इन्होंने कहा था कि अगर कृषि की दशा और दिशा बेहतर नहीं होगी तो देश में किसी अन्य चीज़ की दशा और दिशा बेहतर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इनका स्टेटमेंट ये था कि इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर की दशा और दिशा कहीं न कहीं काफ़ी हद तक देश की दशा और दिशा को क्या करती है, डिसाइड करती है। एम.एस. स्वामीनाथन जी थे, जो एम.एस. स्वामीनाथन जी जो थे, ये भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है इनको। ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। हरित क्रांति के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम क्या करेंगे आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे अभी, या नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो स्वामीनाथन जी को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनका जो कोटेशन था वो ये था कि इफ़ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट इन द कंट्री, ये इनका स्टेटमेंट था। नेक्स्ट एक और हमने लिखा है, हमने प्रयास किया है कि कोई आपको बहुत सिंपल सा कोट्स दें जिसे आप अप्लाई कर सको, आप लिख सकें। ऐसा स्टेटमेंट आप ना लिख डालिए कि उसको आप ये ना याद कर सकें, ना लिख सकें, ना उसको बेहतर तरीके से आप समझा सकें। तो सॉरी, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्टेटमेंट है। उनका स्टेटमेंट ये है कि मोस्ट थिंग्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कैन वेट। उन्होंने कहा था कि लगभग ज़्यादातर चीज़ें इंतज़ार कर सकती हैं, देश में ज़्यादातर चीज़ें इंतज़ार कर सकती हैं, लेकिन कृषि इंतज़ार नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है भाई? आप खेत में साल 2 साल 3 साल तक कुछ पैदा ना करिए, क्या खाएंगे आप? ओके, तो कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्टेटमेंट था कि हर चीज़ को आप साइड बाय साइड कर दीजिए, लेकिन एग्रीकल्चर, खेती करना इम्पॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ खेती में पैदा होगा तभी तो खाने का मिलेगा ना भाई। पेड़ से तो आप तोड़ नहीं लेंगे, ना तो आप जो है इंटरनेट से यूट्यूब से डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर में भी ऐसी सर्विसेज तो है नहीं कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे दाल चावल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, जिस पे आपको करना होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, साइंस का एडवांसमेंट हो जाए, उससे आपका पेट नहीं भरेगा, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें सॉरी, इसमें हम डिस्कस करने चल रहे हैं अब कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। प्रॉब्लम्स कंसर्न एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से कृषि जो है कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या कृषि क्षेत्र में समस्याएं जो हैं उसको दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि किसानों की जो दशा और दिशा हो बेहतर हो सके, किसानों की कंडीशन अच्छी हो सके। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो किसानों को फेस करनी पड़ रही हैं, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को फेस करनी पड़ रही हैं, उसमें हम देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है ओनरशिप ऑफ लैंड। ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर भी प्रॉब्लम है ना। ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर भी क्या है, समस्या है। ओनरशिप ऑफ लैंड को लेकर समस्या है। कैसे समस्या है सॉरी, क्योंकि हुआ क्या है कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना अपने यहाँ, जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लैंड का जो वितरण हुआ है वो बहुत कह सकते हैं आप बहुत अनइवन टाइप का है, बहुत ऑड टाइप का है। किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, किसी के पास ज़मीनें नहीं हैं, है ना। हुआ क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद के पास भूमि सुधार सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, संवैधानिक कह सकते हैं संशोधन जो हुआ था वो इसी पे हुआ था, पहला संशोधन। उसमें ये किया गया था कि भाई लैंड रिफॉर्म किया जाए। कुछ बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास बहुत लैंड है, बहुत खेती है। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके पास जो है खेती ही नहीं है। तो क्या किया जाए कि उस लैंड को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन उस भूमि सुधार आंदोलन का कहीं न कहीं कह सकते हैं आप कि उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाया है, या कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसकी वजह से ओनरशिप ऑफ लैंड को लेकर, ज़मीन के मालिकाना को लेकर अभी भी समस्या बहुत बड़ी लेवल पर है ना। और लैंड रिफॉर्म का मेन एजेंडा ये था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें जो है जो बहुत कहीं न कहीं ज़मींदार के बीच में और किसान के बीच में जो बीच में मीडिएटर्स होते थे, है ना, जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, है ना, उन सबको जो है कहीं न कहीं ख़त्म करना था। इसके माध्यम से काश्तकारी सुधार करने थे। उसके क्या क्या करना था इसमें टेनेंसी रिफॉर्म करना था। लैंड रिफॉर्म में टेनेंसी रिफॉर्म, काश्तकारी सुधार करना था। और हमने क्या बोला अभी, जो इसमें मध्यस्थ थे, इंटरमीडिएट्स थे, इन्हें जो है दूर करना था। उसके अलावा और क्या था, लैंड सीलिंग करनी थी, जिसको बोलते हैं चकबंदी
चकबंदी, हदबंदी, है ना, ये सब चीज़ें करनी थी कि भाई डिसाइड कर दिया जाए कि किसके पास कितनी लैंड है, किसके पास कौन सा लैंड है, ये सब चीज़ें इसमें होनी थी। ये सब चीज़ें सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ओनरशिप ऑफ लैंड को लेकर समस्याएं अभी भी देखने को मिलती हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा खेती है, किसी के पास बहुत कम खेती है ना। तो जिससे कि हो क्या रहा है कि जिसके पास बहुत कम खेती है वो क्या कर रहा है कि अपने खाने जितने उसके लिए मतलब कह सकते हैं जितना वो साल भर में जितने उसके अनाज की ज़रूरत है उतना भी वो पैदा नहीं कर पा रहा है ना। तो कहीं न कहीं इसके साथ समस्या ये है। नेक्स्ट हमारा इसमें है, नेक्स्ट है ओवर डिपेंडेंसी ओवर मानसून। मतलब अपने यहाँ क्या है कि हम इंडियन जो है एग्रीकल्चर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, कहीं और के बारे में आप ना सोच लीजिएगा, अमेरिका वगैरह के बारे में, है ना, या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका यहाँ के बारे में सोच लीजिएगा आप। तो ओवर डिपेंडेंसी ओवर मानसून, ओवर डिपेंडेंसी ऑन मानसून। अपने यहाँ क्या है ना कि मानसून के ऊपर निर्भरता बहुत ज़्यादा है, खेती की निर्भरता काफ़ी हद तक इस पे है, मानसून पे है। क्यों? तो समस्या क्या है मानसून पर डिपेंडेंट होने में? समस्या क्या है भाई, मानसून को कोई पता नहीं है ना कि इसका ऑनसेट कब होगा, इसका ऑनसेट कब होगा, इसका आउटसेट कब होगा। मतलब ये आएगा कब, ऑनसेट, इसका ऑनसेट कब होगा और इसका आउटसेट कब होगा, ये आएगा कब और ये जाएगा कब, है ना, इसका कोई पता नहीं है। उसके अलावा इसमें इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है, पता चले इस बार आएगा, अगली बार आया ही नहीं टाइम पे, पता चले किसानों ने क्या क्या कर रखा है, बीज वगैरह जो है अपना तैयार कर रखा है और सॉरी बारिश हो ही नहीं रही है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है, किसानों अभी जो है नए नए पौधे लगाए हैं, नए नए जो है खेती के लिए वो सब चीज़ें तैयार की हैं और उसमें इतना ओवर फ्लड आ जाती है कभी कभी। और कभी कभी ऐसा होता है कि पता चले सूखा ही पड़ जाए, है ना। और कभी कभी क्या होता है कितनी ज़्यादा बारिश हो जाए कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट कर रही हैं, है ना। इन समस्याओं की वजह से अब इस एग्जांपल आप ले लीजिए, उसी सेम समय पे आपके बिहार में, बंगाल के एरिया में बाढ़ आया रहेगा। बिहार और कहाँ पे, बिहार होगा, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे उसी सेम समय पे बिहार और बंगाल में बाढ़ आया रहेगा, उसी सेम समय पे हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, इन सब एरियाज में क्या पड़ता है, सूखा पड़ता रहेगा। हमारे यूपी में भी कभी कभी सूखा पड़ता रहता है, यहाँ इस समय बाढ़ आई रहती है। तो ये क्या है, ये अपने यहाँ कहीं न कहीं जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मानसून की ये अपना नेचर है ना, ये बहुत अनइवन है, बहुत इरेगुलर है। इसमें कुछ क्लियर कट नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं है, कब आएगी कब जाएगी, कुछ पता नहीं है इसका, है ना। इसमें नेक्स्ट देखिए आप, लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी में क्या है, उत्पादकता बहुत कम हो जा रही है कृषि की उत्पादकता बहुत कम है। अगर उत्पादकता बढ़ेगी, जायज़ सी बात है, तभी लोगों का मन लगेगा। उत्पादकता क्या होती है, उत्पादकता से पहले आप जान लीजिए उत्पादकता होती क्या है। प्रोडक्टिविटी मतलब होता ये है कि सपोज आउटपुट अपॉन इनपुट, सिंपल सा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। जैसे मान लीजिए अगर आपने 100 रुपया लगाया इनपुट, सपोज करिए आपने 100 रुपया लगाया और आपको 500 रुपये गेन हो, है ना, तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, 5 हुई। तो ये सरप्लस में है ना। आप ये कह सकते हैं 100 रुपये लगाया, ये तो 5 हमने डिवाइड कर दिया, 100 रुपये हमने लगाया और 500 रुपये आपको हुआ, तो कहीं ना कहीं 400 रुपये का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आपने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट आ रहा है ना, उसी बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो कृषि में क्या है ना, कृषि में प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है। किसान क्या कर रहे हैं कि जितना इनपुट लगा रहे हैं, जितना वो जो है उसमें दे रहे हैं, पैसा जितना लगा डाल रहे हैं, उतना उनको आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। हमने यहाँ लिख दिया है पुअर लेवल का जो है, कह सकते हैं बहुत पुअर लेवल का अपने यहाँ क्या है, या तो बीज की क्वालिटी बहुत पुअर लेवल की है, या तो बहुत कॉस्टली है। जो अच्छी वैरायटीज़ हैं, है ना, सीड्स की जो अच्छी वैरायटीज़ हैं बहुत कॉस्टली हैं, जो सस्ती है बहुत उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है। तो जाहिर सी बात है जब दोनों में से कोई भी होगा तो होगा क्या कि उत्पादकता अपने आप कम हो जाएगी। भाई जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, पुअर लेवल का लेंगे। जब पुअर लेवल का लेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी अपने आप। कॉस्टली ले लेंगे तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा और पता चले बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ गया तो क्या होगा, तभी खेत में पैदा नहीं होगा। जब नहीं पैदा होगा तो फिर लॉस में चले जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट इसी के अंदर ये सब इसके सब पॉइंट हैं जो हमने मेन हेडिंग के अंदर जो मैं समझा रहा हूँ, ये सब इसके अंदर सब पॉइंट है, इसको आपको इसमें समझाना होगा, है ना। नेक्स्ट है पुअर सॉइल हेल्थ। पुअर सॉइल हेल्थ मतलब क्या, जैसे कि इंसानों की हेल्थ डाउन नहीं हो जाती है, ऐसे ना अपने यहाँ जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है ना, उसकी भी हेल्थ डाउन हो जाती है। कैसे, जैसे सपोज करिए आपने पढ़ा ही होगा, ये परती है, ये बंजर है, ये चाचर है, ये बांगर है, ये खादर है। 4 तरह की मिट्टी होती है वैसे। एक होता है खादर, एक होती भाबर, एक होती है खादर,
एक होती है तराई और एक होती है बांगर, है ना। ये सब होती हैं, उसी में बांगर की कैटेगरीज होती हैं, परती, ये सब तमाम चीज़ें ये सब इसके अंदर आती हैं। लेकिन सॉरी, हमारा कहने का मतलब ये है कि अपने यहाँ क्या है कि जो सॉइल का हेल्थ है, तमाम एरियाज़ ऐसे हैं कि जो सॉइल का हेल्थ है वो बेहतर नहीं है। वहाँ पे आप जो है बहुत अच्छी वैरायटीज़ की लाके सीड्स लगा दीजिए, उसके बाद उसमें उत्पादकता कम रहेगी, अच्छा आपको परिणाम नहीं मिलेगा, अच्छा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सॉइल है उसकी हेल्थ बेहतर नहीं है। ऐसे में होता क्या है, अच्छा इसके पीछे रीज़न क्या होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि या तो आप ओवर यूज़ कर देंगे खाद का, जब आप जो है खाद का ओवर यूज़ कर देंगे, कभी कभी क्या होता है कि खाद का आप जो है ओवर यूज़ कर देंगे, है ना, ओवर यूज़ कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम ही डालते हैं खाद, कभी कभी क्या करते हैं ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, कभी कभी बहुत कम कर पाते हैं। इससे होता क्या है, और उसके अलावा जुताई में, है ना, उसके अलावा बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका खेत कौन से एरियाज़ में है। ये सब कहीं न कहीं उस सॉइल के हेल्थ के बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपके सॉइल का हेल्थ कैसा होगा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ आएगी, वहाँ पे वर्षा का लेवल क्या है, रेनफॉल कैसा है वहाँ का, है ना, वहाँ पर विंड्स वगैरह का क्या लेवल है, कैसे चलती हैं, रिवर वगैरह का, है ना। ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे कि आपके सॉइल का हेल्थ कैसा होगा। तो अपने इंडिया में तमाम ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ के किसानों के जो सॉइल हैं, जो खेत की सॉइल है, उसकी हेल्थ अभी भी बेहतर लेवल की नहीं है, और उनका मैनेजमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है ना। कि मैनेजमेंट मीन्स ये हुआ कि उसकी जो कंडीशन है, हेल्थ, सॉइल की जो हेल्थ है वो बेहतर हो सके, इसमें भी किसान कहीं ना कहीं अभी भी लैग कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी हाल के वर्षों में इस एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक दो चीज़ें की हैं इससे संबंधित, जैसे कि इसने सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड। इसमें क्या होगा कि किसान जो है इस कार्ड के माध्यम से अपने खेत की कह सकते हैं कि वो हेल्थ को चेक करा सकते हैं। हेल्थ से तात्पर्य है उसकी उर्वरता लेवल, है ना, फर्टिलिटी लेवल। आप चेक कराइए कि आपकी जो है जो मिट्टी है उसका लेवल क्या है, उसमें क्या समस्याएं हैं, उसमें नाइट्रोजन चाहिए कि पोटास चाहिए कि भाई क्या चाहिए, उसको यूरिया चाहिए, है ना, उसमें क्या डालने की ज़रूरत है। तो इसके माध्यम से आप उस क्या होगा कि उस आप खेत के जो सॉइल है उसकी आप हेल्थ चेक करवा सकते हैं, है ना। उसके अलावा मोबाइल सॉइल हेल्थ क्लिनिक्स वगैरह भी खोली जा रही हैं धीरे धीरे अब, और ये बड़े लेवल पर खोली जानी चाहिए मोबाइल सॉइल हेल्थ क्लिनिक्स, जिससे हो क्या, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक सॉरी, जिससे हो क्या कि जो है किसान आसानी से जाकर अपने मिट्टी की, खेतों की मिट्टी की जो है हेल्थ वगैरह चेक करा सकें, है ना। उसके अलावा इसके पीछे और क्या रीज़न है, जो प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत कम हो रहा है। अपने यहाँ जो इरिगेशन की टेक्निक्स है ना, जिस माध्यम से सिंचाई होती है वो भी अपने यहाँ बहुत बेहतर स्तर की नहीं है। अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए तो होता क्या है कि भाई लोगों ने ट्यूबवेल खोल दिया है या नहर से पानी खोल दिया है, पानी जा रहा है ना। पता चला पानी चाहिए उनको 50 लीटर, एग्जाम्पल समझिए, 50 लीटर से नहीं चाहिए होता है ना, पीना थोड़ी है खेत को। तो 50 लीटर जो है, 50 लीटर पानी सपोज करिए उसको चाहिए होता है। अब पता चले वहाँ से खुला पानी कितना, 1000 लीटर, बाकी पानी कहाँ गए, ये सब लॉस हो गया, है ना। पानी क्या हुआ, ये लॉस हो गया, इवोपरेट कर जाएगा ये पानी। तो अपने यहाँ क्या है कि इरिगेशन टेक्निक्स अच्छी नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादातर प्रयास किया जाना चाहिए कि अपने यहाँ स्प्रिंकलर टेक्निक्स का, या ड्रिफ्ट टेक्निक होती है, स्प्रिंकलर टेक्निक्स होती है। ड्रिफ्ट टेक्निक्स मतलब जानते हैं कैसे होता है, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी कोई जब खाद वगैरह की वो करते हैं, खाद डालते हैं खेतों में, तो देखते होंगे एक मशीन आती है, उसके माध्यम से डालते हैं। वो टेक्निक क्यों यूज़ की जाती है, क्यों, क्योंकि खाद होता है महंगा, है ना भाई, उसकी सिंचाई की जा सकती है, पूरा खेत में डाल दिया जाए। लेकिन जायज़ सी बात है कि तो पैसा ज़्यादा लगेगा, तो फार्मर्स भी तो है चालाक ना, है ना। हालांकि लोग भले नहीं समझते हैं, दुनिया भले नहीं समझती है, लेकिन होते चालाक वो भी है ना, और कम आंकते हैं लोग। ऐसा किया नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। ओके, तो इसमें होता क्या है कि वो क्या करते हैं, उसको करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, उसका चाहे पैसा सेव हो और उसमें जो है ज़्यादा उसकी लॉसेस ना हो, वो खाद बर्बाद ना जाए, इसलिए वो उस टेक्निक का यूज़ करते हैं। एक ही हो जाएगा। उसके अलावा क्या है कि अपने यहाँ जो किसान हैं वो एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में काफ़ी फेल कर जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी को, जो नई टेक्नोलॉजी हैं उन्हें अडॉप्ट करने में क्या है, वो फेल कर जा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को,
है ना। जब नई टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी का लेवल अभी भी क्या रहेगा, कमज़ोर रहेगा। अच्छा, हम ये उत्पादकता के अंदर ही सारे पॉइंट आपको बता रहे हैं, ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। उसके अलावा आप अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, पॉइंट्स को, है ना। इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा खुद ही से, जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे ही, है ना। उसके अलावा क्या होता है प्रोडक्टिविटी कम होने का, कभी सूखा आ जाएगा, वही नेचुरल आपदाएँ कह सकते हैं आप, नेचुरल क्लाइमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे कि कभी ड्रॉट आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, कभी फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा कभी, है ना। उसके अलावा क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी बहुत गर्मी पड़ जाएगी, कभी बहुत सर्दी पड़ जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि किसान जो जो अपने यहाँ जो फार्मिंग होती है, फार्मिंग पे कहीं ना कहीं इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अब पता चले आपने पिपरमेंट खेत में बैठाया है और बारिश हो गई, है ना। उम्मीद में थे कि भाई 1000 रुपये लीटर बिकेगा, उम्मीद लगाए थे, यही बैठे थे कि 50 लीटर निकला, 50,000 हो गया। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने काट के रखा खेत में और उसके बाद उस दिन बारिश हो गई, जहाँ 50,000 मिलना था वहाँ कितना मिला, 10,000 रुपये, है ना। तो हो क्या रहा है, प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इससे प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है ना। और भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अपने यहाँ जो लैंड होल्डिंग्स है, जैसे हमने अभी बताया था पीछे, अपने यहाँ जो लोगों के पास ज़मीनें हैं वो बहुत फ्रेगमेंटेड हैं। फ्रेगमेंटेड मतलब ये है कि बहुत छोटे छोटे लेवल पे है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि पॉपुलेशन कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। भाई जनसंख्या वृद्धि जब ज़्यादा होगी तो ज़्यादा परिवार बनेंगे, तो ज़्यादा जो है बंटवारा होगा, जब बंटवारा होगा तो जाहिर सी बात है खेतों का भी बंटवारा होगा, है ना। सॉरी, खेतों का भी बंटवारा होगा। तो जब खेतों का बंटवारा होगा तो पहले 10 बीघा था, कितना हो जाएगा, 2 भाई थे, 5-5 बीघा हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, ये सब चीज़ें जो कृषि में उत्पादकता है उसको कमज़ोर करने के पीछे ये सब फैक्टर हैं, है ना, बहुत बड़े फैक्टर हैं ये सब। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि क्रॉप की रोटेशनिंग सही से नहीं हो रही है। क्रॉप रोटेशन से तात्पर्य ये है, ये सब जो मैं वर्ड बोलता हूँ ना एक्सप्लेन करने से पहले ये समझिए इसके सब पॉइंट्स हैं। इस सब पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद अपनी खुद की लैंग्वेज में आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, है ना। तो हमने क्या बताया कि क्रॉप रोटेशन के बारे में। क्रॉप रोटेशन मीन्स ये होता है कि जैसे सपोज करिए, जिसको हम बोलते हैं फसल चक्र, शायद हिंदी में मैं एकदम क्लियर नहीं हूँ, लेकिन शायद फसल चक्र या फसल परिवर्तन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज करिए इस बार आपने अपने खेत में मान लीजिए गेहूँ बैठाया था, उसके बाद उसमें जो है सरसों भी बैठा दिया, फिर उसके बाद ये बैठा दिया। उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रोटेट कर करके उसमें जो है वो बैठाइए, रिपीट ना होने पाए कि ये पर्टिकुलर खेत जो है, जैसे बहुत से लोग क्या होता है, पड़ोस का खेत जो है हम इसमें आलू ही बैठाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पास में है, आलू धनिया ऐसे में बैठाएंगे, और जो दूर वाले खेत है उसमें वो बैठाएंगे। ऐसा ना करिए, है ना। 2 साल कम से कम इसमें ये बैठाइए, 2 साल उसमें बैठाइए, रोटेशन अडाप्ट करिए आप। रोटेशन आप अडाप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगी कि जो उसकी लैंड होगी, जो सॉइल होगी, उसकी जो फर्टिलिटी होगी, उर्वरता, वो कम हो जाएगी, है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पुअर एग्रीकल्चर। ये नया टॉपिक है, नया टॉपिक मतलब उसी में प्रॉब्लम्स में, एग्रीकल्चर के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें यह नया पॉइंट है, पुअर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। कृषि से संबंधित अवसंरचना का निम्नतम स्तर, इसकी हिंदी होगी कृषि से संबंधित अवसंरचना का निम्नतम स्तर। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें ये समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, जैसे कि भाई मान लीजिए किसानों ने क्या किया, मान लीजिए कि किसानों ने क्या किया कि खेत की कटाई उटाई कर डाली, है ना, फसल की सॉरी खेत की नहीं मतलब चलिए फसल की कटाई मान लीजिए कर डाली इन लोगों ने, किसानों ने। लेकिन अब उनके पास अनाज है ना, उसके मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर उनके पास मैकेनिज्म नहीं है। क्या, जैसे कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराए कि भाई वहीं से उनको प्रॉपर बढ़िया पैसा मिले। अगर वो बेचने वाले किसान हैं, वो बेचना चाह रहे हैं, उनको क्या हो कि वहीं से काटें और उसके बाद उनको घर पर वहाँ से ला के ना रखना पड़े। उनके पास जगह नहीं है, कभी ख़राब हो जाता है, कभी और समस्याएं हो जाती हैं, बारिश हो जाती है, तो यहाँ से ये सीधे यहीं से सोल्ड कर सके जिनको बेचना हो, है ना। तो इस प्रकार की समस्याएँ हैं। उसके अलावा समस्या क्या है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ की। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि किसानों के पास पैसा ही नहीं होता कि हम इतना जो है इसमें कृषि में इतना निवेश कर सकें, तो उनको लोन लेने की बेहतर सुविधा होनी चाहिए। लोन लेने में उसकी समस्याएं कम हुए। ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो मान के चलिए प्रोफेशनल तो नहीं होते हैं ना, प्रोफेशनल्स नहीं, इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे अनएजुकेटेड होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, है ना, लेकिन कहेंगे प्रोफेशनल तो नहीं होते ना, वो इतने ट्रेंड तो नहीं होते ना कि हर एरिया में उनको पूरी अवेयरनेस हो। तो उनको जो है क्रेडिट लेने में कुछ समस्याएँ आती हैं। तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ को उनके लिए बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बेहतर तरीके से वो लोन पा सकें, है ना।
और ये लोन माफिया भी कोई बहुत बेहतर सलूशन नहीं है। ये गवर्नमेंट के अपने जो है पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं, है ना। इन सब के चक्कर में आप न पड़िएगा और ऐसी कभी विचार ना लाइएगा कि किसानों की जो है लोन माफ़ हो जाए, ऋण माफ़ हो जाए। ये सब बहुत अच्छा एजेंडा नहीं है। बेहतर ये है कि किसानों की उत्पादकता अच्छी हो, बेहतर हो, जितना वो इनपुट्स लगाएं उससे ज़्यादा उनको आउटपुट मिले, है ना। ये सब चीज़ें हों, जो एग्रीकल्चर से संबंधित जितने इनपुट्स मिल रहे हैं मार्केट में, है ना, जैसे वो फर्टिलाइजर खरीदते हैं, सीड्स खरीदते हैं, उसके अलावा कुछ मशीन्स खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, जो भी चीज़ें खरीदते हैं, वो जो भी उनको एग्रीकल्चर के लिए उनको नेसेसरी चीज़ें होती हैं, उन सब की दामों में, है ना, वो सब उनको बेहतर दाम पे मिलें, ये सब की जा सकती हैं। लोन को माफ़ करना कोई बहुत बड़ा सलूशन, बहुत अच्छा सलूशन नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। बाकी आप सोच कुछ भी सकते हैं, उसके लिए रोका नहीं जाएगा आपको। ओके, तो ये है। उसके अलावा क्या है, सॉयल हेल्थ क्लिनिक्स जिस हमने पीछे बात की थी, सॉयल हेल्थ क्लिनिक्स का अभाव है अपने यहाँ भी। अभी भी किसानों को जो है अपने अगर खेतों की या सॉयल की अगर आपको हेल्थ चेक करानी है तो क्लिनिक्स की संख्या अभी भी अपने क्या है यहाँ पे कम है ना। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य ये है कि सपोज करिए ये ले गए बेचने कहाँ, मार्केट में, है ना। चल रहा था 20 रुपये किलो गेहूँ, है ना। ये लेके पहुँचे मार्केट में, बीच में पड़ के बिचौलिया, इनसे बात किया यहाँ पे, इनसे ये मार्केट प्राइस 20 रुपये है, इनसे 15 रुपये में सेट कर लिया इसने, इलाके यहाँ बेच दिया, ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। 20 रुपये चल रहा था, एक मीडिएटर था, उसने कहा कि हम चलिए आपका बिकवा देते हैं मार्केट में, ये यहाँ से लेके आते हैं, 5 रुपये इसमें कमीशन खा जाता है, ये इनको मिलता है 15 रुपये, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट फैसिलिटीज़, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों के लिए बेहतर हो, जिससे किसान की जो कनेक्टिविटी हो मार्केट से वो बहुत बेहतर हो सके। जैसे कि अब इसकी रिफॉर्म के लिए एक APMC एक्ट आया था, है ना, और APMC एक्ट से संबंधित कुछ अभी जो है संशोधन भी चल रहा था। फार्मर बिल आया है, कृषि से संबंधित 3 बिल आए हैं अभी, उसको लेकर जो है पंजाब हरियाणा में बहुत जो है प्रोटेस्ट भी हो रहा है। उसको हम कभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे, मतलब इसी को डिस्कस करते समय बताएंगे हम। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होनी चाहिए, सॉयल हेल्थ क्लिनिक्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है ऋण लेने की जो सुविधा हो बहुत आसान होनी चाहिए, है ना। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जब वो कटाई बुनाई सब कर लें, कटाई वगैरह सब कर लें, बुनाई नहीं सारी कटाई वगैरह जब वो कर लें, है ना, तो क्या हो सके कि उनको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह हों, है ना, अगर वो रखना चाहते हैं। उसके अलावा उनके पास वेयर हाउसेज हों, है ना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाकर किसानों की क्या होगी, दशा और दिशा बेहतर होगी, उत्पादकता जो है बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो ये है कि पुअर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सरकार क्या कर रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें पैसा या इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई जो है शेयर मार्केट खोल बैठा है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में फलाने आदमी ने इतना पैसा लगाया है, कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत कम है। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि रिटर्न कम मिल रहा है। भाई आप जो है शेयर मार्केट में लगाएंगे, 50 रुपये लगाएंगे, हो सकती है आप 500 रुपये कमा लें 1 घंटे में। अब कृषि में पता चले 50 रुपये लगाया आपने, 5 रुपये आपको मिल रहा है, तो कौन लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा ना। तो इसमें क्या हो रहा है, रिटर्न बहुत कम मिल रहा है, इनकम बहुत कम हो रही है, इससे एग्रीकल्चर से इनकम बहुत कम हो रही है, इसलिए जो है इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है। उसके अलावा क्या है, ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि पुअर इंक्लिनेशन ऑफ प्रोफेशनल्स। अब भाई कोई डॉक्टर हो गए, कोई इंजीनियर हो गए, है ना, कोई IAS अधिकारी हो गए, है ना, ये सब लोग हो गए, इंजीनियर, डॉक्टर्स, IAS अधिकारी, PCS अधिकारी, तमाम लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल्स मान लीजिए कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो अगर इनसे कह दीजिए कि चलिए आप नौकरी को ड्रॉप करके या नौकरी के पैरेलल में ही आपकी जॉब के साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर भी करिए। ये पता चले लड़का IIT दिल्ली से BTech करने के बाद अगर आके गांव में जो है खेती करना शुरू करे ना, तो हालांकि एक चीज़ है, अगर IIT से BTech करने के बाद आके अगर खेती करेगा तो लोग कहेंगे उसको ये एंटरप्रेन्योर है, ये लड़का कुछ अलग करेगा। लेकिन अगर लड़का जो है ना BBD यूनिवर्सिटी या फिर जो है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी, इन सब जैसे कॉलेजेस से अगर BTech करने के बाद जाके वो खेती करेगा तो उसको कहेंगे बेरोजगार है, नौकरी कहीं नहीं मिली, जाके खेती कर रहा है। अंदर देखिएगा आप हम क्या कह रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सीधा सा कि जो प्रोफेशनल्स एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका इंक्लिनेशन, उनका झुकाव बहुत कम है, वो खेती नहीं करना चाह रहे हैं। जबकि एक चीज़ सच्चाई ये है, मैं बोलना चाहूँगा कि किसी भी प्रोफेशन को आप कम ना आंकिए,
चाहे वो कोई एग्रीकल्चर कर रहा हो, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, प्रोफेशनल तो अपनी जगह है। हर कोई अपने प्रोफेशन में जो है वो निपुण होता है, वो प्रोफिशिएंट होता है, वो बेहतर करने का प्रयास करता है। तो जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन के साथ जो खुश है और जिसमें जो है जिसको महारत हासिल है, उसका आप रेस्पेक्ट करिए, है ना। आप डॉक्टर हैं इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियर चूतिया है, सॉरी इस तरह के वर्ड हमें यूज नहीं करने चाहिए थे, है ना। अगर आप जो है इंजीनियर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला जो है बेवकूफ़ है या ऐसा कुछ है, ओके। सॉरी। नेक्स्ट है इसमें प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो ये है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसमें क्या है, इसको बोलते हैं, इसकी हिंदी होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होती है हिंदी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य ये होता है कि जो सरप्लस वर्कफोर्स है, सपोज करिए कि घर में 8 मेंबर हैं, 8 के 8 मेंबर किसमें लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर करने में हुए में, जबकि काम था केवल 4 लोगों का। ये खेती 4 लोग भी कर सकते थे, लेकिन 8 मेंबर थे, 8 के 8 भी किसमें लग गए हैं? एग्रीकल्चर करने में, खेती करने में 8 लोग लग गए हैं। हो सकता है जो वहाँ से रिटर्न आए, मान लीजिए वहाँ से रिटर्न जो आ रहा है, हो सकता है वो 4 लोगों की ही मेहनताना हो। जितना 4 लोगों ने मेहनत किया है, जितना टोटल कमाई हुई है या जो कुछ पैदा हुआ है, वो केवल 4 लोग जितना काम करते उतना ही हुआ है। अब उसमें लग गए 8 लोग, तो ये 4 लोग जो इसमें एक्स्ट्रा लग गए, इसी को बोला जाता है डिसगाइज्ड। मीन्स ये सरप्लस वर्कफोर्स है, ये ज़बरदस्ती, जब इनके पास कोई काम नहीं होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है? या तो अनएम्प्लॉयड है वो, अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर वो अगर एजुकेटेड नहीं है, है ना, या ट्रेंड नहीं है, स्किल नहीं है उनके अंदर, तो कृषि से संबंधित उनको और एक्टिविटीज़ नहीं मिल रही हैं। जैसे मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर के अलावा कोई हार्टिकल्चर कर ले, कोई फ्लावरिंग वाला काम कर ले, है ना, ये सब चीज़ें भी की जा सकती है ना। तो साथ साथ पैरेलल में अगर ये सब चीज़ें कर रहा है वो, या उसके अलावा एग्रो बेस्ड और तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, और फूड प्रोसेसिंग तमाम ऐसी होती हैं जिसमें वो अपने आप को इंगेज रख सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि या तो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ बहुत कम हो रही हैं, या तो फूड प्रोसेसिंग जैसी एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं, या फिर उनके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम है वो बहुत कम है ना। तो जब ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, उसके अलावा वो जब वो अनएम्प्लॉयड रहेगा तो वो क्या करेगा? खुद को वो भी इंगेज कर लेगा। भाई घर पे आप बैठे रहेंगे तो घर वाले क्या कहेंगे? घर पे बैठे चलो हाथ ही बटाओ। अगर कमा नहीं रहे हो तो कहीं ना कहीं मेहनत तो करोगे ना। 4 लोगों का भले काम था, लेकिन 8 लोग कमें तो 8 लोग करेंगे, कम से कम 4 लोगों के ऊपर जो है भार थोड़ा कम तो पड़ेगा ना। हर इसलिए ऐसा होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा है कि पुअर लेवल ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? सॉरी, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में विविधीकरण बहुत कम है। एग्रीकल्चर सेक्टर में विविधीकरण बहुत कम है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ज़्यादातर किसान प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है, छोटे छोटे इनके पास जो है खेत हैं, तो सब्सिस्टेंस बेस्ड फार्मिंग ही कर पा रहे हैं वो। सब्सिस्टेंस बेस्ड फार्मिंग मतलब ये होता है कि जीवन निर्वाह करने वाली, जितना पैदा होगा वो उनके खाने के लिए ही पर्याप्त होगा, है ना। तो एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैक ऑफ यूनिवर्सल क्रॉप्स इंश्योरेंस सिस्टम। एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी कोई ऐसा यूनिवर्सल क्रॉप्स इंश्योरेंस सिस्टम इसके पहले नहीं था, कोई ऐसा इंश्योरेंस प्रणाली नहीं थी कि जिससे किसानों की जो है फसल अगर बर्बाद हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, जब बहुत बड़े लेवल पर कोई डिजास्टर आता है या क्लाइमेटीज़ आती हैं कोई नेचुरल, है ना, तब जाके सरकार उसमें क्या करती है, मुआवजा देती है या ऐसा कुछ ध्यान जाता है। अदरवाइज़ यूनिवर्सल कोई ऐसा इंश्योरेंस वो नहीं था जैसे लोगों का होता है, लोग अपना करवाए होते हैं। ऐसा कोई इंश्योरेंस सिस्टम नहीं था कि जिससे किसानों की अगर कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं तो उसके लिए जो है सरकार उनको पे करेगी, है ना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, और उसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं हमने देख ही लिया है। और उसके अलावा देखेंगे कि फार्मर डिस्ट्रेस क्या होता है, फार्मर सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। और उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन फेल्योर क्यों रहा था, और उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और बाकी एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगे हम उसको 1 या 2 क्लास में सारा कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखते रहिए, साथ साथ पॉइंट को नोट करते जाइए। और उसके अलावा बेहतर रहेगा आपसे कि आप क्या करिए, जैसे मैं पॉइंट्स लिखता हूँ पॉइंट ही लिखिए, और उसके बाद आप उसको बाद में या उसी समय कुछ ऐसा हिंट कर लीजिए कि जिससे आपको मेमोराइज हो सके और आप उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।